हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हो कि हमारा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो उस सीरीज को हम लोग आज थोड़ा देर के लिए रुकते हैं। और आप लोग को अधिकांश बच्चे को पता होगा कि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है जिसका नाम है मीरा एकेडमी। और ऑफलाइन सेंटर में परसों हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था बायोलॉजी चैप्टर 1 का। ऐसे तो चैप्टर 2 समाप्त होने वाला है, लेकिन टेस्ट अभी चैप्टर का टेस्ट हुआ है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसमें लगभग 30 प्रश्न थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सभी क्वेश्चन का एक यहाँ पे डिस्कशन करवा दिया जाए कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना आंसर की यहाँ से मिला लेंगे और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 टेस्ट हुआ था परसों, उसका आज आंसर की हम लोग यहां देखते हैं। हमारा जो टेस्ट हुआ उसमें पहला क्वेश्चन था कि पहला प्रश्न हम लोग का था कि प्याज में प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है। तो प्याज आप लोग चैप्टर 1 जब आपको पढ़ाए थे काई की जनन, उसमें हम बताए थे कि प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बल्ब्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, प्याज क्या है, एक भूमिगत तना है जिसे बल्ब कहते हैं। ठीक है, और इसे मांसल संरचना, पत्ते जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी में प्याज का भोजन भी संचित रहता है। तो इतना नहीं जानना है, आप बस अपना सही आंसर क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्याज में प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, बांस है, जामुन है, लीची है और आम है। प्रश्न है कि कौन अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है। पूरे जीवन काल में फूल कितने बार, एक बार कौन पैदा करता है। तो आप लोग को हम जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे दो चीजों के बारे में। ठीक है, एक आपको हम बताए थे मोनोकार्पिक, ठीक है, और एक बताए थे पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो मोनोकार्पिक में क्या बताए थे कि वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल की उत्पत्ति करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। और मोनोकार्पिक में मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, बांस बताया था। ठीक है, अर्थात बांस जो होता है क्या है, अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार फूल की उत्पत्ति करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बांस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न जानते हैं। सेकंड के बाद थर्ड नंबर हमारा जो प्रश्न है कि गैम्यूल बनते हैं, गैम्यूल किसमें बनता है। तो ये बनता किसमें है उसको पढ़ने से पहले एक संरचना आप जानो कि गैम्यूल है क्या। देखो, अलैंगिक जनन जब भी आप पढ़ोगे तो अगर मुकुलन में आपको मैं बताया था कि अगर किसी भी जीव के शरीर के बाहर की ओर क्या हो, एक कलीनुमा संरचना का निर्माण हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, और वही संरचना अगर किसी जीव में उसके शरीर के अंदर की ओर बने तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैम्यूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि गैम्यूल का निर्माण किसमें होता है। ऑप्शन है स्पंज, हाइड्रा, पेनिसिलियम और ईस्ट। तो इसमें क्या कहते हैं, गैम्यूल किसमें बनेगा, स्पंज में बनेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैम्यूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए आगे हम लोग अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये भी चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी मनुष्य होता है, या फिर बेसिक क्लास में भी आपको हम पढ़ाएंगे कि देखिए कोई भी मनुष्य होगा तो देखिए उसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, और एक क्या होता है, जर्म सेल होता है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल का मतलब उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दैहिक कोशिका, अर्थात जिससे मनुष्य के देह यानी शरीर का निर्माण हुआ हो। तो मनुष्य के शरीर में जितनी भी उसकी सोमैटिक सेल यानी दैहिक कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और जर्म सेल से क्या बनता है, आपको हम बताए थे कि जर्म सेल से बनते हैं युग्मक। ठीक है, युग्मक। तो आपके ये जो जर्म सेल है, अगर पूछे कि जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो जर्म सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। लेकिन इन जर्म सेल से बनेगा क्या, तो इससे बनेंगे युग्मक। और युग्मक में पूछा है सवाल यहाँ पे कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो युग्मक कब बनते हैं, जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब इसमें होगा तो पहले से ये 46 था, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद इसमें कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न।
आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर ले करके, अगर मिल गया है तो, नहीं मिला है तो हम कल दे देंगे, जिनको नहीं मिला है आप लोग प्रॉपर इस वीडियो में देख करके इसका सही आंसर यहां से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, ठीक है। तो अंडप्रजक प्राणी का मतलब क्या होता है कि वैसे जीव जो कि क्या करें, बच्चे तो उत्पन्न करें, लेकिन कैसे, पहले अंडे दे और उस अंडे से क्या हो, नया बच्चा बने, तो उसे अंडप्रजक कहेंगे। कुछ ऐसे जीव होता है जो डायरेक्ट बच्चे को उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या करता है, बच्चे उत्पन्न करता है। मुर्गा मुर्गी ये सभी, मुर्गी क्या हो गई, ये सभी अंडे देते हैं। तो अंडप्रजक प्राणी कौन है इसमें, तो ऑप्शन है मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है और इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी अंडप्रजक प्राणी है, अंडे देते हैं, उससे फिर उससे क्या बनता है, बच्चा इनका बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधे का मतलब जो डेवलप्ड पौधे हैं, और डेवलप्ड पौधे हैं तो उनमें निषेचन कैसे होगा। आप लोग जानते हो कि मान लो अगर कोई पौधा है, जैसे कि मान लो एक अड़हुल का पौधा ले लिया जाए, तो उसमें फूल होता है, फूल में परागकण होंगे, वो वर्तिकाग्र पर जाएंगे, निषेचन होगा, तो ये सभी कहाँ होते हैं, फूल के अंदर अंदर होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च श्रेणी के पौधों में कौन सा निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि सल्ककंद बल्ब का उदाहरण कौन सा है। तो अभी आपको हम पढ़ाए थे कि क्वेश्चन बताए थे कि प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, और हमने बताया कि प्याज में प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है। यहाँ पे बस क्वेश्चन घुमा दिया है कि सल्ककंद अर्थात बल्ब किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होगा बताओ, अदरक का होगा कि दूब का होगा कि प्याज का होगा कि आलू का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्याज होगा। प्याज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्याज। और पूछे गए अगर आपसे कि अदरक में किसके द्वारा ये प्रवर्धन होता है, तो प्रकंद राइजोम के द्वारा होता है। ये भी एक आप लोग कर लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आलू में किसके द्वारा होता है, तो आलू में कंद के द्वारा होता है, ठीक है। ये सभी आप लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। देखो आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर निषेचन हो, बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि शरीर के बाहर निषेचन हो। तो यहाँ चार ऑप्शन है, एक क्या है, मेढक है, दूसरा हिरन, उसके बाद क्या है, मनुष्य और घोंघा। पूछ रहा है कि इसमें से किसमें बाह्य निषेचन होगा। तो बाह्य निषेचन इसमें कौन करता है, मेढक करता है, ठीक है, मनुष्य तो करता नहीं है, और हिरन भी नहीं करती है, घोंघे में भी बाह्य निषेचन घोंघा में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसको आप लोग ए मार सकते हो, ठीक है, ए और डी तो दिया नहीं है, तो सही आंसर आप मेढक मार लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है कि ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म को हिंदी में हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, एक प्रकार के पत्ते वाला पौधा होता है। पूछ रहा है कि यही पत्थर चट्टा है, यानी कि ब्रायोफिल्म जो पौधा है इसमें प्रजनन कैसे होगा। वर्धी प्रजनन का मतलब क्या होता है, कायिक जनन। तो इसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है, आपको हम चैप्टर 1 में जब पढ़ा रहे थे कायिक जनन, उसमें बताए थे कि ब्रायोफिल्म में उसके किसके द्वारा होता है, पतियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका कहा गया, पतियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो होगा पतियों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर जो हमारा प्रश्न है कि आलू के कंद में आंखें होती हैं। तो आलू की कंद जो होती है जिसके द्वारा क्या होता है, नए आलू का निर्माण होता है, वो क्या होती हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि कक्षीय कलिकाएं होती हैं, ठीक है, कक्षीय कलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करेगा, जो मोनोकार्पिक होगा। और मोनोकार्पिक अभी आपको बताए थे ना कि कौन सा सही होगा, बांस जो होता है क्या है, मोनोकार्पिक है, जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल की उत्पत्ति करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो किसी भी स्तनधारी की अगर बात की जाए तो हम लोग अगर देखते हैं कि उसमें निषेचन कहाँ होगा, गर्भाशय के द्वारा, तो उसमें क्या होंगे, मेल गैमेट जाएंगे। और मनुष्य में वो जो आपके मेल गैमेट अर्थात शुक्राणु होते हैं वो बढ़ करके कहाँ जाते हैं, उनके फैलोपियन नलिका में, और वहीं पे अंड कोशिका जो होती है यानी अंडाणु होते हैं, और स्पर्म में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पूछ रहा है कि निषेचन कहाँ होता है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन, फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकंड, अगला हमारा प्रश्न है कि मुग्धन अर्थात इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं हम लोग? बर्डिंग द्वारा जनन किसमें होता है? बर्डिंग मतलब क्या होता है? कली, इसको हम लोग हिंदी में मुकुलन कहते हैं। अर्थात मान लो कोई एक जीव हो, उसके शरीर पर एक छोटा सा कली निकले और उस कली से क्या हो? नए पौधे की उत्पत्ति हो या नए जीव की उत्पत्ति हो, तो इसे जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन या बर्डिंग कहते हैं। पूछ रहा है कि बर्डिंग किसमें होता है, तो बर्डिंग किसमें होता है? मुकुलन जो होता है आपके ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आइए हम लोग अगला प्रश्न अपना जानते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि द्विविभाजन पाया जाता है। द्विविभाजन कहां पाया जाता है? तो द्विविभाजन किसमें पाया जाता है? देखिए, द्विविभाजन की जो प्रक्रिया है वो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी क्या होता है? द्विविभाजन होता है, जलकुंभी में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा और पैरामीशियम दोनों, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए द्विविभाजन आप लोग जानते हो, चैप्टर 1 में पढ़े हो कि जब किसी जीव का शरीर क्या हो? दो भागों में टूटकर दो अलग अलग नए जीवों का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे? द्विविभाजन। ठीक है, अमीबा द्विविभाजन करता है, साथ साथ अमीबा बहुविखंडन भी करता है। चैप्टर नंबर 1 में आपको हम पढ़ाए हैं कि अमीबा कब द्विविखंडन करेगा, कब बहुविखंडन करेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं चैप्टर 1 हम इस पे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी एक जलीय पौधा है जिसे इंग्लैंड की महारानी क्या कर रही थी? बंगाल में लेकर के आई थी, और जब वो बंगाल की खाड़ी में उसे वहां के तालाब में फेंकी तो क्या किया? तालाब के ऊपर पूरा छा गया और सारे जितने उसमें जल में ऑक्सीजन था सबको अवशोषित कर लिया, सूर्य के प्रकाश को भी उसमें नहीं जाने दे रहा था। इसलिए बंगाल का उस तालाब में जितने भी जलीय जीव थे सब मर गए, और इसीलिए जलकुंभी को क्या कहा जाता है? इसलिए जलकुंभी को हम लोग कहते हैं बंगाल का आतंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का आतंक। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं कि युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, सॉरी युग्मक, अच्छा सॉरी, प्रश्न हमारा क्या है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ओके, मतलब पूछ रहा है कि युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, जोड़ा में होता है कि सिंगल होते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और नलीप्लॉइड। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं युग्मक कैसे होते हैं, हमेशा आपको पता है कि युग्मक अगुणित होते हैं, और अगुणित को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? ईस्ट जैसे कुछ संरचना है, ये क्या करेगा? एक कली बनाएगा और उस कली से नया ईस्ट बनेगा। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि नर और मादा गैमीट में युग्मन होने पर कहलाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि नर युग्मक, अर्थात नर युग्मक का मतलब क्या हुआ? शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी कि मादा गैमीट का मतलब क्या हुआ? अंडाणु। जब इन दोनों में क्या हो? संलयन हो। ठीक है, संलयन हो और नए जीव की उत्पत्ति हो, तो जब दो गैमीट्स के संलयन से नया जीव बन रहा है तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे? जब दो जीव भाग लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अगर कोई अकेले करता तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो इसमें दो जीव भाग ले रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणी क्या होता है पहले ये जानो। वैसे जीव जिसमें क्या हो कि एक ही जीव के अंदर नर जननांग भी पाया जाए और उसी जीव के अंदर मादा जननांग भी पाया जाए, तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी जीव कहते हैं। और द्विलिंगी जीव का एग्जाम्पल आप लोग को हम बताए थे कि जोंक होता है, टेपवार्म होता है और स्पंज होता है। अर्थात तीनों के तीनों ये क्या है? द्विलिंगी जीव है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, इनमें से सभी सब के सब क्या है, द्विलिंगी जीव है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी पढ़ा हुआ प्रश्न ही है। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि एक पौधा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग नीला कुरिंजी। क्या कहते हैं, नीला कुरिंजी। हाँ, नीला कुरिंजी जो होता है पौधा, ये किधर पाया जाता है, तो ये भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में, जैसे कि वो केरल, तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमेशा फूल नहीं इसमें आते हैं, 12 वर्षों के बाद इसमें फूल आते हैं। पिछले वर्ष मतलब पिछले कुछ वर्षों पहले 2006 में क्या हुआ था, इस पौधे के फूल आए थे, और ये क्या हुआ था, पूरे पहाड़ पर रोड के चारों ओर नीला कुरिंजी फूल के एकदम कालीन सा बिछ गया था। तो प्रश्न आपका है कि कौन सा ऐसा फूल है जिसमें 12 वर्षों में एक बार फूल आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला कुरिंजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, देखो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, और 12 वर्षों में इसमें सिर्फ एक बार फूल की उत्पत्ति होती है, फूल एक बार खिलते हैं 12 वर्षों में। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसके डिटेल भी चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की इसमें कौन सी विधि नहीं है, अर्थात कि वो कौन सी विधि होनी चाहिए, लैंगिक जनन की होनी चाहिए। आप लोग जानते हो कि अलैंगिक में क्या होता है, जब कोई अकेले जीव भाग ले, तो मुकुलन में आप लोग देखे थे कि कोई भी जीव अकेले ही जनन करता है। लेयरिंग में भी एक ही जीव की आवश्यकता होती है, और दाब लगाना भी हम लोग कायिक जनन में पढ़े थे कि एक ही जीव की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो है बोना, बोना का अर्थ क्या हुआ, किसी भी मतलब नए पौधे की उत्पत्ति किसके द्वारा करना है, बीज के द्वारा करना। और यदि बीज की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब कि उसमें निषेचन हुआ होगा, दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन में आप लोग जानते हो कि हमें पराग कणों की आवश्यकता होती है और अंड कोशिका की आवश्यकता होती है, जो कि पराग कण हमें मेल पुष्प के जो नर जननांग है उससे मिलते हैं, और अंड कोशिका फीमेल पार्ट से मिलता है। तो इसमें मेल और फीमेल दो जीवों की आवश्यकता हो रही है ना, और हो रही है, अर्थात इसमें क्या हो रही है, लैंगिक जनन। और कह रहे हैं कि इसमें कौन सी अलैंगिक की विधि नहीं है, अलैंगिक की विधि नहीं है, अर्थात लैंगिक की विधि होनी चाहिए। तो बोना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, और हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि कंद किसका रूपांतरण है। ठीक है, तो आपको कायिक प्रवर्धन में ही हमने बताया था कि कंद जो होता है किसका रूपांतरित है, भूमिगत तना का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तना का। ठीक है, अब यहां से आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है आपका कंद जो है किसका एग्जाम्पल है, भूमिगत तना का। और पूछे आपसे कि आलू में किसके द्वारा प्रजनन होता है, तो आलू में किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। 22 के बाद 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया क्या हो, जीवों के शरीर में ना हो, शरीर के बाहर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। और बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, तो बाह्य निषेचन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपयुग्मकी है। अपयुग्मकी इनमें से कौन है, अपयुग्मकी का मतलब क्या हुआ, देखिए जिसमें क्या हो, नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग पाया जाए। तो इसमें किसमें कौन सा है ऐसा जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, तो पपीता जो होता है इसके नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में नहीं होते हैं, एक ही पौधे में नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पपीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि कोनिडिया का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोनिडिया आप लोग जानते हो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, और इसका निर्माण पेनिसिलियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि पेनिसिलियम से पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, चैप्टर 8, 9 में हम उधर जब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां हम लोग जानेंगे। तो इसका सही जवाब आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेनिसिलियम होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है कि ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। ऑस्ट्रस साइकिल अर्थात हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं मध चक्र। ठीक है, तो मध चक्र किसमें पाया जाता है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मध चक्र। ठीक है, मध चक्र किसमें पाया जाता है, तो देखिए मध चक्र आपको हम बताए थे कि जितने भी स्तनधारी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमेट्स, दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स।
और नॉन प्राइमेट्स में ही हमने आपको बताया था कि क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रच साइकिल अर्थात मध्य चक्र पाया जाता है। और नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल आपको हम बताए थे कि गाय क्या है, नॉन प्राइमेट्स है, भेड़ क्या है, नॉन प्राइमेट्स है, कुत्ता क्या है, नॉन प्राइमेट्स है, मनुष्य क्या होता है, ये प्राइमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है नॉन प्राइमेट्स का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि युग्मक स्थानांतरण अर्थात गैमेट ट्रांसफर हो सकता है, अर्थात जो युग्मक होता है जैसे कि नर युग्मक हुआ, इसका स्थानांतरण किन किन माध्यमों के द्वारा हो सकता है, सवाल है। तो युग्मकों का स्थानांतरण आप लोग जानते हो, अगर जलीय पौधा है तो जल के द्वारा भी होगा, अगर कोई पेड़ पौधा है तो उसके परागकण जो कि क्या है उसके युग्मक है, उसका स्थानांतरण हवा के द्वारा भी होता है। तो युग्मकों का स्थानांतरण जो है आपके जल माध्यम के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है, सवाल बढ़िया से पढ़ना है, नहीं है पूछ रहा है ना। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, वैसा पौधा जिसके पुष्प एक ही पुष्प में क्या हो, नर जननांग भी पाए जाए और उसी में मादा जननांग भी पाए जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी पादप कहेंगे। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो इसमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं। अभी आपको बताया कि जो पपीता का पौधा होता है उसमें उसके नर जननांग अलग पौधे में, मादा अलग में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पपीता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 28 के बाद 29 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है कि खमीर में प्रजनन का सामान्य तरीका है। खमीर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, और आप लोग पढ़े हो कि ईस्ट में क्या होता है, बॉडिंग होती है अर्थात मुकुलन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुकुलन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और लास्ट हमारा प्रश्न है 30 नंबर, जो कि है कि जलीय पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी जलीय पौधा है तो उसमें निषेचन के लिए क्या आवश्यक होगा, निषेचन उसमें तभी होगा जब उसके क्या होंगे, युग्मक स्थानांतरित होकर दूसरे पौधे के पास पहुंचेंगे। तो जलीय पौधों में युग्मकों के स्थानांतरण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम क्या हो सकता है, जल हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जल माध्यम। तो यहाँ हमारे जो क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था उसमें जो 30 प्रश्न थे उसका हम लोग यहाँ आंसर की डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसका अगर चाहे तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे व्याख्या दिया है। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग नीचे कमेंट करिए। और यदि आप लोग क्लास 12th की पढ़ाई डेडिकेटेड रूप से करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर मीरा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज के हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।